हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में ये आई थिंक क्लास 8 है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इसके 7 चैप्टर जा लेक्चर्स हमने कर लिए हैं। तो इसमें हम अच्छे से देखेंगे ट्यूब रेटिंग चार्ट। अब ट्यूब रेटिंग चार्ट मतलब क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ट्यूब रेटिंग चार्ट ये हमें बताता है, इट टेल अस हाउ मच लोड मतलब हीट, कितनी हीट है जो हमारी एन एक्सरे ट्यूब कैन सेफली हैंडल ड्यूरिंग एन एक्सपोजर विदाउट डैमेजिंग द टंगस्टन टारगेट। कि हमारी जो एक्सरे ट्यूब है वो कितनी हीट को हैंडल कर सकती है। जब एक एक्सपोजर हुआ तो वो जितनी उस एक्सपोजर में हीट प्रोड्यूस हुई तो वो कितनी हीट है जो हैंडल कर सकती है सेफली ड्यूरिंग एन एक्सपोजर विदाउट डैमेजिंग द टंगस्टन टारगेट। ठीक है, तो ठीक है, हमें ट्यूब रेटिंग चार्ट ये बताती है, इसका हमें पता चल गया। पर इसकी हमें नीड क्यों पड़ी? तो इसमें बताता है कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं तो ओनली 1% आर एक्सरेज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और 99% हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो 99% जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, अब वो एक्सरे ट्यूब कितनी हीट को मतलब क्या है जो हैंडल कर सकेगा सेफली, तो उस वाली हीट को हम बोल दे, उस हीट वो कितनी है। ठीक है, उसकी मेज़रमेंट है, हर ट्यूब के लिए अलग अलग होती है। तो उसकी मेज़रमेंट को हम बोल देते हैं ट्यूब रेटिंग चार्ट। एक हमारे पास रेडियोग्राफिक चार्ट होता है जिसका नाम है ट्यूब रेटिंग चार्ट, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारी एक एक्सरे ट्यूब कितनी हीट को सेफली हैंडल कर सकती है। ठीक है, कि उतनी उसके लिए सेफ़ है। अगर उससे ज़्यादा हीट वहाँ प्रोड्यूस होगी तो वो उसे डैमेज कर सकती है। हमारा जो एनोड टारगेट है, टंगस्टन का बना हुआ टारगेट है, उसे वो डैमेज कर सकती है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट टंगस्टन टारगेट, ठीक है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं टंगस्टन टारगेट पे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? फ्रॉम द कैथोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और कैथोड से एनोड पर जाकर, एनोड हमारा टंगस्टन जो जिसे हम टारगेट बोलते हैं उस पर जाकर स्ट्राइक करते हैं, तो ओनली 1% आर एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड एंड 99% हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। सो टू मच हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी हीट है जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है। द टंगस्टन टारगेट बिकम वेरी हॉट। तो इससे अब हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी जगह पे, तो वो जगह गर्म ही होगी ना। सो इट मे स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो वहाँ क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ है, अगर हम पानी को भी हीट करके बॉयल कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे क्या होगा कि उसका इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, वेपोराइजेशन उसकी स्टार्ट हो जाती है। द टारगेट कैन बिकम डैमेज्ड। अगर वो टारगेट हमारा वेपोराइज हो रहा है तो वो ख़राब हो सकता है, डैमेज हो जाएगा। सो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी एक्सरे ट्यूब की लाइफ है जो कम हो जाएगी। सो वी यूज़ ट्यूब रेटिंग चार्ट टू नो द सेफ एक्सपोजर्स लिमिट, कि हमारी जो एक्सपोजर्स की लिमिट है, ठीक है, कितनी हद तक वो सेफ़ है। सो वी यूज़ अ ट्यूब रेटिंग चार्ट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ट्यूब लोड का क्या मतलब होता है। ट्यूब लोड मीन्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाइड टू द एक्सरे ट्यूब ड्यूरिंग एन एक्सपोजर। कि हम अपनी ट्यूब पे कितना लोड पड़ रहा है, कि मतलब एक एक्सपोजर के दौरान कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं हमारी एक्सरे ट्यूब पे ड्यूरिंग एन एक्सपोजर। इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। अब ट्यूब लोड किस पे डिपेंड करेगी? जो हम अपने एक्सपोजर फैक्टर देते हैं इन 3 पे, केवीपी, एमए, एक्सपोजर टाइम। केवीपी मतलब किलो वोल्टेज पीक, एमए मिली एम्पियर कितना करंट हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, और एक्सपोजर टाइम मतलब कितने टाइम के लिए ये हम केवीपी एंड एमए दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम एक्सपोजर टाइम। इन तीनों चीज़ों पे हमारी ट्यूब लोड डिपेंड करती है। ट्यूब लोड क्या है कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम अपनी एक्सरे ट्यूब को देते हैं जब एक एक्सपोजर करते हैं। सो उस टाइम में जो हीट प्रोड्यूस होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केवीपी एंड इनटू एमए इनटू टाइम। ठीक है, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारी जो डिपेंड करती है हीट प्रोडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल वो यूज़ 80 केवीपी 200 एमए 0.5 सेकेंड, मतलब एक्सपोजर टाइम हमने ये 3 फैक्टर यूज़ किए, तो इससे हमारी जो हीट प्रोड्यूस है वो कितनी होगी, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 इंटू 200 इंटू 0.5 इजिकल टू 8000। ठीक है, तो अगर अनदर एग्जांपल हम देखेंगे कि हमने वहाँ 80 केवीपी यूज़ किया, 200 एमए यूज़ किया एंड 1 सेकेंड, जहाँ हम 0.5 सेकेंड यूज़ कर रहे थे एक्सपोजर टाइम, और हमने वहाँ वे 1 सेकेंड के लिए अपना एक्सपोजर टाइम रखा, तो हमारी जो हीट प्रोडक्शन होगी इसे कैलकुलेट करने के बाद 16000 होगी।
तो ऑलमोस्ट ये डबल, बिकॉज एक्सपोजर टाइम डबल। तो हमारा जो एक्सपोजर टाइम है इस पर हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है हमारी ट्यूब लोड, ठीक है, कि मतलब कितने टाइम के लिए वो चीज़ हमारी प्रोड्यूस हो रही है ना, इस पर ये भी डिपेंड, इससे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये डबल हो जाएगी, तो हमारा एक्सपोजर टाइम डबल किया, क्यों, जैसे हमने एक्सपोजर टाइम डबल किया तो हमारी हीट प्रोडक्शन भी डबल हो जाएगी। देन इसके बाद हमारे पास आता है कि इसके बाद हमारे पास आता है नाउ द टंगस्टन टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट। अब जो क्या है कि हीट प्रोडक्शन कितनी हो रही है ये हमें पता चल गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टंगस्टन का टेम्परेचर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई ऐसे ही नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि द टंगस्टन टारगेट कैन सेफली रीच अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। हमारे टंगस्टन का मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है हमारा 3370 डिग्री सेल्सियस। ये हमने याद करते हैं ना, 3300, मतलब हम मान लेते हैं अप्रॉक्स 3300 डिग्री सेल्सियस हमारा टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है। और ये सेफली रीच अबाउट, और जब हम अपने इसे एक्सरे ट्यूब में यूज़ करते हैं तो वहाँ ऑलमोस्ट 3000 के इक्वल से पहुँच जाता है। सो इफ़ द टेम्परेचर गोज अबव दिस, अगर इतना तो पहुँच जाता है, ठीक है। अगर इससे भी ऊपर गया तो वो क्या होगा कि टंगस्टन स्टार्ट्स टू वेपोराइज। अब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट के पास जा रहा है ना, जितना वो मेल्ट हो सकता है उस टेम्परेचर तक अगर वो पहुंच गया, ठीक है, 3370 पे, तो वो मेल्ट हो जाएगा। अगर उसके आसपास पहुंच रहा है तो वो हमारा क्या करेगा, इट स्टार्ट्स टू वेपोराइज, ठीक है। मेटल पार्टिकल डिपॉजिट ऑन द ग्लास एनवेल्प। और उससे क्या होगा कि हम ये बनाते हैं ना ट्यूब पे, ये हमारा टंगस्टन टारगेट, ये तो ये क्या है कि ये हमारे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे हमारे एनोड टारगेट पे, यहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और इसके आगे पीछे क्या होती है हमारा ग्लास इनवेल्प। तो जब इस टंगस्टन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट अगर 3370 से है ना, इस या फिर 3000 से, इस टेम्परेचर से अगर हम अबव करेंगे हमारा टेम्परेचर, तो क्या होगा कि तो क्या होगा कि ये जो हमारे टंगस्टन टारगेट है ना, ये इवेपोराइज हो जाएगा, ठीक है। और हमारे ग्लास मेटल पे जाकर एक कोटिंग बना लेता है, ठीक है। अब इसका हमने आगे लिखा है कि मेटल पार्टिकल डिपॉजिट ऑन अ ग्लास इनवेल्प। ये जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, टारगेट का मेटल है, ये इवेपोराइज होकर यहाँ पे क्या बना लेगा, कोटिंग बना लेगा, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएगा जाकर हमारे ग्लास इनवेल्प पे। सो ट्यूब आउटपुट इससे जो कम हो जाएगी एंड द एक्सरे ट्यूब में इवेंचुअली फेल। तो एक तो इसका वो भी ख़राब हो ना, वैक्यूम भी ख़राब हो गया, ठीक है। तो ये हमारे ट्यूब की लाइफ भी कम हो जाएगी। और आउटपुट कैसे कम होगी, तो जब हमारे एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे तो कुछ एक्सरे इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे ना। अब यहाँ भी बनाएगा ये, तो इधर उधर विंडो के आगे पीछे भी बना लेगा, तो कुछ मतलब फ़िल्टर भी करेंगे। एक तो ये गुड पॉइंट है, बट इससे हमारी ट्यूब लाइफ भी कम हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है, ठीक है, कि इस तरह हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उस हीट की प्रोड्यूस होने से क्या क्या हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। और उसके बाद होता है कि हाउ हीट इज़ मेजर्ड। अब ये जो इतनी ज़्यादा हीट हमारी प्रोड्यूस हो रही है, इससे हम कैसे मापेंगे, ठीक है। इसका एक माप भी लेंगे ना कि हाँ कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारी बुक में दो हमें मेथड बता रखे हैं। एक तो है हीट यूनिट, ठीक है, कि हम हीट यूनिट में इसको मापते हैं, मेज़र करते हैं। सो इसमें क्या है कि ओल्डर सिस्टम यूज्ड बाय मैनी मैन्युफैक्चरर्स। तो एक ये पुराना सिस्टम है और इसके लिए फार्मूला क्या है। अब ये जो चीज़ें ना ये ध्यान से देखनी है। तो हीट यूनिट को मापने के लिए, ठीक है, जो पुराना हम सिस्टम यूज़ करते थे वो था हीट को मापने के लिए हम जो पुराना सिस्टम यूज़ करते थे दैट इज़ हीट यूनिट, HU। इसी HU का सिटी में एक अलग मतलब नाम है, हाउसफुल यूनिट बोलते हैं, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और एक्सरे फिजिक्स में हम इसे हीट यूनिट बोलते हैं। तो इसका फार्मूला फॉर अ सिंगल फेज जनरेटर, ठीक है। अगर हमारा एक सिंगल फेज जनरेटर है, इसका नेक्स्ट चैप्टर है आई थिंक जनरेटर्स वाला, ठीक है। तो उसमें जनरेटर का आपको तो पता ही होगा सिंगल फेज कौन सा है, ठीक है, हाई वोल्टेज वाला कौन सा है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर कौन से। तो आगे आगे आने वाली क्लासेस में ये भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बट एक हीट यूनिट का जो सिंगल फेज के लिए जनरेटर के लिए फार्मूला दैट इज़ KVP इंटू MA इंटू टाइम। नॉर्मली जो हमारी हीट की प्रोडक्शन हो रही है
सीधा इसी पे डिपेंड करते हैं कितनी केवीपी प्रोड्यूस दे रहे हैं हम, कितना एमए और कितने टाइम के लिए दे रहे हैं एक्सपोजर, ठीक है। तो फॉर अ हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर, ये तो था सिंगल फेज जनरेटर के लिए, एंड फॉर द हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर और 3 फेज जनरेटर, इसमें हम क्या करते हैं, एक करेक्शन फैक्टर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, गिवन बाय मैन्युफैक्चरर्स। मतलब जो हमारे जो एक्सरे ट्यूब बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने एक करेक्शन फैक्टर हमें दिया हुआ है, तो उसका हम आगे देखेंगे। तो उसमें बता रखा है कि एक करेक्शन फैक्टर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड वन इज़ एसआई यूनिट, जिसे हम जॉउल और वॉट सेकंड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम है, ठीक है, और 1 जॉउल इज इक्वल टू 1 वॉट सेकंड, ठीक है। एसआई यूनिट आर नाउ प्रेफर्ड बिकॉज दे आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसलिए हम एसआई यूनिट को प्रेफर करते हैं। एसआई यूनिट में कौन सी आती है, जॉउल, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, वॉट सेकंड। देन अ ट्यूब रेटिंग चार्ट टेल्स वेदर योर सिलेक्टेड एक्सपोजर फैक्टर्स आर सेफ। अब इसमें हमें बताया कि जो हमारे ट्यूब रेटिंग चार्ट है, हमें ये बताता है कि जितना हम एक्सपोजर फैक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पार्ट एक्सपोज करने के लिए जितना हम एक्सपोजर फैक्टर सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे ट्यूब के लिए सेफ़ है कि नहीं, ये हमें ट्यूब रेटिंग चार्ट बताती है। तो इफ़ वी सिलेक्ट फॉर एग्जांपल 100 kVp 500 mA and 1 second, the chart may show this combination produce too much heat, so it is unsafe। अगर हमने इतना ज़्यादा एक्सपोजर यूज़ किया ना, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है एक एग्जांपल के तौर पे, तो अगर हम अपना ट्यूब रेटिंग चार्ट देखेंगे तो इसमें दिया गया होगा कि ये वाला एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, सो ये क्या हो सकता है, हमारी ट्यूब के लिए अनसेफ होगा। हर ट्यूब का हर अलग अलग ट्यूब रेटिंग चार्ट होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ही हम अपने एक्सपोजर फैक्टर भी देखते हैं कि हाँ ये हमारी ट्यूब के लिए सेफ़ है कि नहीं। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि तो अगर हम इतना ज़्यादा एक्सपोजर यूज़ करेंगे तो उसमें हम जब हमें पता चल गया कि ये तो हमारी ट्यूब के लिए सेफ़ नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ उसमें रिडक्शन करेंगे एमए में जो एक्सपोजर टाइम, या फिर हम कम केवीपी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमें 2 मेथड देखे आपने, हीट यूनिट और एसआई यूनिट। अब हीट यूनिट का हम इन डिटेल पढ़ लेते हैं। तो हीट यूनिट टेल अस हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन एक्सरे ट्यूब ड्यूरिंग एन एक्सपोजर, ठीक है। ट्यूब रेटिंग चार्ट हमें बता रहा था कि एक हमारी एक्सरे ट्यूब के लिए कितनी हम एक्सपोजर फैक्टर मेनली बताता है कि है ना कितना, और उस एक्सपोजर फैक्टर से कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और वो हीट हमारी ट्यूब के लिए सेफ़ है कि नहीं, वो हमें बताता है ट्यूब रेटिंग चार्ट, ठीक है। देन उसके बाद जो हीट यूनिट है, हीट यूनिट उसको मेज़र करने के लिए एक मेथड है, ठीक है, जो हमें बताएगा कि इस वाले एक्सपोजर में इतनी हीट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। हीट यूनिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट इन एनोड, हमारे एनोड पे कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो हमें बताएगी हमारी हीट यूनिट। फॉर अ सिंगल फेस वी यूज़ अ फार्मूला दैट इज़ केवीपी इंटू एम ए इंटू टाइम जैसे हम लेते हैं सेकंड में लेंगे। तो ये है हमारा सिंगल फेस के लिए। फॉर एग्जांपल हमने इतना केवीपी एमए और टाइम यूज़ किया, ठीक है, तो हमारी जो एचयू होगी 70 इंटू 1000 इंटू 0.1 सेकेंड, तो हमारी 700 एचयू मतलब हीट यूनिट है जो प्रोड्यूस हुई। इट मीन्स 700 हीट यूनिट ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड इन अ एक्सरे ट्यूब। देन द फॉर्मूला इज डिफरेंट फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल। अब कांस्टेंट पोटेंशियल वाले कौन से होते हैं, हमारे 3 फेज जो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, हमने पीछे देखा था कि इसके लिए हम एक करेक्शन मेथड यूज़ करते हैं इन अ सिंगल फेज। अभी वो क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न बताया गया है कि इन अ सिंगल फेज जनरेटर द वोल्टेज कीप राइजिंग एंड फॉलिंग। अब इस ध्यान से समझना इस चीज़ को कि जो हमारा सिंगल फेज जनरेटर है ना, सिंगल फेज जनरेटर में ये होता है ना हमारा कि हमारी वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, फिर कम भी हो रही है, ठीक है। सॉरी, ये तो देते हैं आउटपुट, ये इनपुट देते हैं, तो हमारी आउटपुट ये होती है सिंगल फेज जनरेटर में, ठीक है। तो हमारी जो वोल्टेज है इंक्रीज़ होती है, फिर कम होकर 0 पे भी आती है, फिर इंक्रीज़ होती है, फिर पीक पे जाती है, फिर कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये बार बार हमारी 0 पे आती है, ठीक है, जो हमारी आउटपुट है।
जो हमारे इन सिंगल फेज द वोल्टेज कीप राइजिंग एंड फॉलिंग, सो ऑल्सो द पीक वोल्टेज इज 70 kVp। अगर हम यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 70 kVp, तो हमारी जो पीक पे वोल्टेज आती है ना ये 70 kVp है, बट इसकी एवरेज वोल्टेज है वो कम होगी। जो हम मेनली एवरेज वोल्टेज है वो हमारी कम होगी, क्योंकि बार बार ये ज़ीरो पे आती है फिर बढ़ती है, फिर ज़ीरो पे आती है फिर बढ़ती है। सो द एवरेज वोल्टेज ओनली अबाउट 70 अपॉन 1.4। एक हमारा करेक्शन मेथड है, इसको हम डिवाइड करते हैं 1.4 के साथ। जो हमारी पीक वोल्टेज है, ठीक है, उसे हम डिवाइड करेंगे बाय द 1.4, तो हमारी एवरेज वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 50 kVp। ठीक है, देन इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल, अब क्या हुआ कि ये तो था हमारा सिंगल फेज के लिए, तो उसमें क्या है कि जो हमारी एवरेज वोल्टेज है ना वो इतनी है, इसलिए हम डायरेक्ट KVP इंटू एम ए इंटू टाइम कर देते हैं, कोई भी करेक्शन फैक्टर हम अपने से नहीं लगाते। ठीक है, बट इन कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर लाइक हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर और 3 फेज जनरेटर, द वोल्टेज टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट 70 kVp। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे ज़ीरो पे वोल्टेज कभी नहीं ड्रॉप होती। ठीक है, एक इसकी ऐसे जाती है, एक ऐसे जाती है, एक मतलब इसमें एक और जाती है। ठीक है, यहाँ से गुजरती हुई जाती है कि हमारी जब एक नीचे होती है ना वोल्टेज, इसमें कैसे कि अगर एक हमारी वेव नीचे होती है तो दूसरी ऊपर जा रही होती है, अगर वो दूसरी होती है तो तीसरी ऊपर जा रही होती है, क्योंकि मतलब हमारी वोल्टेज है वो ज़ीरो पे आती ही नहीं है। अगर एक वेव आएगी तो दूसरी वेव उसे कंपनसेट करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो के लिखा हुआ है इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर द वोल्टेज स्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, जो हमारी वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है एट 70 kVp। ठीक है, थ्रू आउट द एक्सपोजर, पूरे एक्सपोजर के दौरान वहाँ क्या हो रहा था कि हमारी वोल्टेज कम हो जा रही थी, अबाउट 50 kVp हमारी एवरेज वोल्टेज रहती है। बट इसमें जो हमारे कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर है, इसमें हमारी जो एवरेज वोल्टेज है वो मतलब पीक वोल्टेज के बराबर रहती है, बिकॉज द वोल्टेज रिमेन हाई ऑल द टाइम, more electrons hit the target, more x-rays are produced, more heat is generated, therefore we multiply by the 1.4। ठीक है, हमारी जो एवरेज वोल्टेज है ना वो हमारी हमेशा बढ़ रही है, मतलब कांस्टेंट रह रही है, बढ़ नहीं रही, कांस्टेंट रह रही है। कि हाँ, अगर हमारी 70 kVp एवरेज वोल्टेज, सॉरी हाई मतलब क्या थी, पीक वोल्टेज थी ना, तो वो हमारी उतनी रह रही थी, ऐसा नहीं था कि हमारी वोल्टेज कम हो रही है, इसलिए हम उसमें 1.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है KVP इंटू एम ए इंटू टाइम इंटू 1.4। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, एग्ज़ाम्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट इसके पीछे वाला कंसेप्ट है ना जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारी वोल्टेज किस में कांस्टेंट रह रही है, ठीक है, किस में वो ड्रॉप आउट हो रही है। तो अगर ड्रॉप आउट हो रही है तो उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज वोल्टेज निकालने के लिए। ठीक है, तो और हीट यूनिट का फॉर्मूला सिंगल फेज जनरेटर में हम नॉर्मली KVP इंटू एम ए इंटू टाइम कर देते हैं, और फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर जैसे हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर और 3 फेज जनरेटर के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.4 इंटू KVP इंटू एम ए इंटू टाइम हीट यूनिट फॉर द हीट यूनिट। ठीक है, देन उसके बाद जो हमारे पास आता है, हाँ इसका एक एग्जांपल देख लो। फॉर एग्जांपल हमने 70 kVp यूज़ किया, 500 mA और टाइम हमने लगाया 0.1 सेकेंड फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर्स। तो हमारी जो हीट यूनिट है वहाँ 17, इसके कैलकुलेशन के बाद 980 हीट यूनिट हमें देखने को मिलती है। तो सिंगल फेस में तो वही हमारी 700 हीट यूनिट थी, और कांस्टेंट पोटेंशियल पे 980 हीट यूनिट हमारी प्रोड्यूस हुई, बिकॉज कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर्स में हमारी जो वोल्टेज है वो ड्रॉप नहीं होती। ठीक है, वो नीचे नहीं आती, तो वहाँ हीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। सो सेम एक्सपोजर फैक्टर प्रोड्यूस मोर हीट इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर बिकॉज ट्यूब रिसीव्स नियरली कांस्टेंट हाई वोल्टेज। ठीक है, तो क्योंकि हमारी ट्यूब को कांस्टेंट एक हाई वोल्टेज मिल रही है, और तो इसमें ज़्यादा हीट हमारी जो प्रोड्यूस होती है, जबकि हमारे एक्सपोजर फैक्टर दोनों एक्स ट्यूब के लिए सेम थे।
ठीक है। एक को हम सिंगल फेस जनरेटर पे ऑपरेट कर रहे हैं और एक को हम कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर्स पे ऑपरेट कर रहे हैं ट्यूब को, तो हमारी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें डिफरेंस आता है। देन ये हमने पढ़ा हीट यूनिट का। देन उसके बाद हमारा होता है वॉट। ठीक है, अब वॉट क्या होता है कि यूनिट ऑफ पावर। अब पावर का मतलब क्या है, हाउ फास्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड और प्रोड्यूस्ड। जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना, अब हम अपने जनरेटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो यूज़ कर ही रहे हैं, वो कितनी जल्दी हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम किस में मेज़र करेंगे, वो उसकी पावर होगी, और पावर की यूनिट क्या है, वॉट। ठीक है, उस पावर की यूनिट क्या है, वॉट। तो इस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। कितनी हम वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं इंटू कितना हमने करंट लगाया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास पावर आ जाती है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। सो फॉर एग्जाम्पल बल्ब वर्क्स ऑन, एक बल्ब को 10 वोल्ट और 2 एम्पियर अगर हम देते हैं तो उसकी पावर क्या होगी, 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 वाट। मीन्स द बल्ब यूजेज 20 वाट्स ऑफ पावर। ठीक है, वो हमारे कितनी पावर यूज़ कर रहा है, 20 वाट्स ऑफ पावर। ठीक है, देन इसमें हमें बताया कि 1 वाट इज इक्वल टू, अगर हम 1000 वोल्ट इंटू 1/1000 एम्पियर हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे इज इक्वल टू 1 आएगा। सो 100,000 वोल्ट इंटू 0.001 एम्पियर इज इक्वल टू 1 वाट। अब इन दोनों में ये हमें ये बता रहा है कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट कैन प्रोड्यूस अ सेम पावर। ठीक है, कि अगर हम अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग एम्पियर के कम्बिनेशन, जैसे हम डिफरेंट कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारी सेम पावर को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वॉट। देन उसके बाद हमारा आता है एनर्जी। अब एनर्जी हमें क्या बताती है, एनर्जी टेल्स हाउ मच टोटल वर्क इज डन। ठीक है, अब कितना काम हमारा हो रहा है। पावर टेल्स हाउ फास्ट एनर्जी इज यूज्ड। पावर ने हमें बताया कि वो जो हम एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसे कितनी फास्टली यूज़ कर रहे हैं, और एनर्जी क्या बताती है कि कितना काम हो रहा है। ठीक है, एनर्जी की एसआई यूनिट इज अ जाउल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, और जाउल इज इक्वल टू वॉट इंटू सेकेंड। क्लियर है ना, ये तो हमने पहले भी देखी है। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, और पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में लिए, सेकंड में, तो एनर्जी को हम जूल में भी यूज़ करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अ मशीन यूजेस, पावर उसकी 100 वाट है, टाइम 5 सेकेंड, तो एनर्जी कितनी होगी, 500 जॉल। ठीक है, सो मशीन यूज्ड 500 जॉल ऑफ एनर्जी। समझ आ रहा है ना, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका मतलब क्लियर कर दूंगी अगर कुछ भी आपको डाउट होगा ना। सो ड्यूरिंग एन एक्सरे एक्सपोजर, वोल्टेज क्या करती है, हमारे इलेक्ट्रॉन को पुश करती है। ये हम देख रहे थे ना कि इस फिलामेंट से जब इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करेंगे तो वो ऐसे थोड़ी खुद ही चले जाएंगे, एक तो एक वहाँ वैक्यूम है, तो जो वो हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएंगे उस वोल्टेज के साथ। ठीक है, वोल्टेज पुशेस इलेक्ट्रॉन, करंट कंट्रोल हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, और इस फिलामेंट को जो हम करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उससे पता चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, सॉरी ये तो हमारा फिलामेंट करंट है जो हम ट्यूब को करंट दे रहे हैं। एक ट्यूब करंट दूसरा होता है ना, तो उस ट्यूब करंट वो हमारा कंट्रोल करेगा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। और उसके बाद आके टाइम कंट्रोल हाउ लॉन्ग इलेक्ट्रॉन फ्लो, टाइम कंट्रोल करेगा कि कितने टाइम के लिए वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। सो ये तीनों चीज़ें मिलाकर डिटरमाइन करेंगे पावर डिलीवर्ड टू द ट्यूब, एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग एक्सपोजर, हीट यूनिट प्रोड्यूस्ड इन एनोड। ठीक है, कितनी पावर डिलीवर हुई हमारी ट्यूब को, ठीक है, कितनी एनर्जी यूज हुई ड्यूरिंग एन एक्सपोजर, और कितनी हीट यूनिट है जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे एनोड पे। सो बोथ हीट यूनिट एंड joule are unit of energy. They are calculated differently because of a type of X-ray generator. ठीक है, हीट यूनिट क्या है, एनर्जी यूज टू डिस्क्राइब हीट प्रोड्यूस इन एक्सरे ट्यूब, वहीं जाउल इज अ स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी।
ठीक है। बोथ मेजर एनर्जी बट देयर फॉर्मूलाज आर डिफरेंट, ठीक है। हीट यूनिट एंड जाउल दोनों ही एनर्जी को मेजर करेंगे, बट इनके फॉर्मूला है जो अलग अलग होते हैं। और जो जाउल है हमारा एस स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, ठीक है। हीट यूनिट इज अ पुराने वाला मेथड, कन्वेंशनल, ठीक है। देन उसके बाद हमें जो बताया गया है कि द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ वोल्टेज हीट यूनिट कैलकुलेट यूजिंग केवीपी और इन अ सिंगल फेज द वोल्टेज इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट राइजेज एंड फॉल्स। सो एवरेज वोल्टेज है जो हमारी कम होती है देन द पीक वोल्टेज, ठीक है। और जाउल क्या होता है कि इट कैलकुलेटेड यूजिंग एवरेज वोल्टेज नॉट अ पीक वोल्टेज। जो हमारी हीट यूनिट है ना, उसमें हम पीक वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जाउल में हम एवरेज वोल्टेज को लेकर चलते हैं, नॉट अ पीक वोल्टेज। देयरफॉर कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर जो हमारी केवीपी होती है वो मेनली एवरेज वोल्टेज ही होती है। जो हमारी केवीपी मतलब वोल्टेज पीक है, पीक वोल्टेज है, वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है एवरेज वोल्टेज में इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर, ठीक है। इसलिए सिंगल फेज जनरेटर में जो हमारी एवरेज वोल्टेज है उसे में हम डिवाइड करते हैं अपनी केवीपी को बाय द 1.4। दिस इज वाई वी डिवाइड बाय 1.4 फॉर अ सिंगल फेज जनरेटर। सो फॉर्मूला फॉर अ जाउल, ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूजन करने वाली हैं, बट अगर ये आप कंसेप्ट समझ गए ना क्या बता रहा है तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब 2 बार ही अगर आप देख लोगे ना, सुन लोगे अच्छे से ध्यान से ये वीडियो, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। सो फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर जाउल के लिए हम केवीपी इंटू एम ए इंटू टाइम करते हैं, और फॉर सिंगल फेज के लिए हम केवीपी डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू एम ए इंटू टाइम। वहीं हम हीट यूनिट में जब हीट यूनिट का फॉर्मूला था तो हम सिंगल फेज जनरेटर में हम नॉर्मली केवीपी इंटू टाइम इंटू एम ए कर रहे थे, और कांस्टेंट पोटेंशियल में हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे थे बाय द 1.4। और वहीं जाउल के लिए हम कांस्टेंट पोटेंशियल में वही यूज़ कर रहे हैं केवीपी इंटू एम ए इंटू टाइम, और सिंगल फेज जनरेटर में हम उसे डिवाइड कर रहे हैं बाय द 1.4 केवीपी को, क्योंकि जो हमारा सिंगल फेज जनरेटर है, ठीक है, उसमें हमारी एवरेज वोल्टेज है वो कम होती है देन द पीक वोल्टेज, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नो कन्वर्जन इज नीडेड बिकॉज द वोल्टेज ऑलमोस्ट, हाँ कांस्टेंट वाले में कोई यहाँ हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए फॉर द फार्मूला ऑफ जाउल। वहीं हीट यूनिट के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं बाय द 1.4, एंड फॉर द जाउल हम सिंगल फेस वाले को डिवाइड करते हैं केवीपी को बाय द 1.4। सो एक अगर हम एग्जांपल लेकर चले कि केवीपी हमारा 70 है, एम ए 100 है और टाइम 0.1 सेकेंड है, ठीक है। और कांस्टेंट पोटेंशियल में हमारे जो तो हमारा कांस्टेंट पोटेंशियल होगा, एवरेज वोल्टेज हमारी केवीपी के बराबर होगी, तो उसमें एनर्जी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लगेगी। और फॉर अ सिंगल फेज फर्स्ट कन्वर्ट केवीपी इनटू एवरेज वोल्टेज, पहले हम केवीपी को, और केवीपी हमारा कितना है 70 को, इसे हम एवरेज वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए 1.4 से डिवाइड करेंगे, जहाँ से हमारा 50 केवीपी आएगा। तो एनर्जी कितनी यूज़ होगी 500 जाउल। वहीं हमारी कांस्टेंट पोटेंशियल में ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, क्योंकि हमारी जो पीक वोल्टेज है वही एवरेज रह रही है, वो कम नहीं हो रही, तो ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी। वहीं सिंगल फेज जनरेटर में जो एनर्जी है वो हमारी कम यूज़ होती है, मतलब जो पीक वोल्टेज है वो कम हो जाती है ना, बार बार ज़ीरो पे जब ड्रॉप आउट करती है। सो इसमें हम कन्वर्ट करते हैं हमारी किसी केवीपी को, पीक वोल्टेज को एवरेज वोल्टेज में पहले कन्वर्ट करेंगे बाय द डिवाइडेड बाय द 1.4 से डिवाइड करके कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इन कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर एनर्जी इज हाई बिकॉज voltage remain high during entire exposure, electron move with same high energy all time, ठीक है। पूरे टाइम वो उतनी ही एनर्जी के साथ फ्लो कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। सो मोर एक्सेस आर प्रोड्यूस्ड, मोर एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द ट्यूब, therefore constant potential is equal to more energy compared with a single phase generator is equal to less energy। कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी सुन लेना, ठीक है। सो अब तो सारा एक समरी जैसी दी हुई है कि जो एच यू है, हीट यूनिट है, वो हमारी केवीपी को यूज़ करते हैं, मतलब पीक वोल्टेज को। सो फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल
generator we multiply by the 1.4 so that the value can be compared with the historical HU definition, ठीक है। एंड फॉर अ जाउल, जाउल क्या यूज़ करता है, एवरेज वोल्टेज, ठीक है। फॉर अ सिंगल फेज सो वी डिवाइडेड बाय 1.4 बिकॉज एवरेज वोल्टेज इज लोअर देन इट्स पीक वोल्टेज, ठीक है। ये नोट्स तुम खुद बनाकर, मतलब यहाँ से पढ़कर एक बार बुक का चैप्टर अगर आप रीड कर लोगे ना तो कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कि ये नोट्स देख कर भी चाहे लिख लो, पर अपनी समझ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अपना थोड़ा दिमाग खर्च करके अगर आप नोट्स लिखोगे तो वो आपको मतलब याद रहेंगे हमेशा, ठीक है। सो बाद में यहाँ हमें दिया हो कि जो फिर वही मतलब थोड़ा समराइज़ करके लिखा हुआ है कि हीट यूनिट क्या यूज़ करते हैं, पीक वोल्टेज को। तो उसमें सिंगल फेस जनरेटर में हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे और फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर देंगे बाय द 1.4। और जब हम जाउल यूज़ कर रहे हैं, इट्स अ ट्रू एनर्जी एवरेज वोल्टेज हम इसमें यूज़ करते हैं, तो सिंगल फेस में डिवाइड कर देंगे 1.4 को 1.4 से, और कांस्टेंट पोटेंशियल में हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो आगे क्या, कि सिंगल फेज में हमें पता है कि पीक वोल्टेज हमारी ज़्यादा होती है देन द एवरेज वोल्टेज, मतलब एवरेज वोल्टेज तो हमारी कम रहेगी ना, और कांस्टेंट पोटेंशियल में पीक वोल्टेज इज इक्वल टू द एवरेज वोल्टेज। सो बुक से हीट यूनिट इज ओल्ड एंड आर्टिफिशियल यूनिट, इट कैन बी कंफ्यूजिंग, मतलब बहुत सारी मैसी है। सो बिकॉज समटाइम यू मल्टीप्लाई बाय द 1.4 और डिवाइडेड बाय 1.4, देन उसके बाद हमारे पास जो आया, इंस्टेंट ऑफ मेमोराइज फार्मूला, अंडरस्टैंड वाई दे आर डिफरेंट। वो यूज़ KWR, किलो वॉट रेटिंग हमने यूज़ की बाद में, ठीक है। इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जिसमें हमने मतलब ये जो हमने ये सारा पढ़ा, ठीक है। एंड में क्या हुआ कि ये तो हमने बाद में क्लियर कर लिया कि इसके बाद हमने किलो वॉट रेटिंग पढ़ी, बट ये जो फॉर्मूला है ना कई बार डायरेक्ट हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें कोई मतलब क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल भी आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूज़ नहीं करते अब तो उसका पता ही नहीं है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, अपना अच्छे से पढ़ो। तो जाते जाते तो यही कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाना। सो ओके बाय, थैंक यू।